नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। एक ऐसा ऐतिहासिक दौर जिसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा दी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। नए राजवंश उभरे, व्यापार और संस्कृति में बड़े परिवर्तन आए और विदेशी आक्रमणों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश, सामाजिक और आर्थिक बदलावों के बारे में, कला, संस्कृति और प्रशासन में हुए परिवर्तनों के बारे में। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षा जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे आदि एग्जामों में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप इस पूरे ऐतिहासिक काल को आसान भाषा में समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक मौर्योत्तर काल। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल को देखते हैं कब से कब तक था। तो 1184 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक मौर्योत्तर काल रहा है। अब हम एक एक करके सारी डिटेल्स को देख लेंगे। तो पहला यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत के पूर्वी, मध्य तथा दक्कन क्षेत्र में कई नए राजवंश सत्ता में आए जो निम्नवत थे। मौर्योत्तर काल के राजवंशों को देखेंगे। पहले आता है देशी शासक कौन कौन से हुए मौर्योत्तर काल में, और फिर आता है विदेशी शासक कौन कौन से हुए। तो देशी शासक में आया शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। फिर आता है चेदी वंश या महामेघवाहन वंश। ये 1 2 3 4 वंश आए थे देशी शासक में। फिर आता है विदेशी शासक कौन से आए थे। तो इंडो ग्रीक, हिंदेवन या पहलव या पार्थियन, शक और कुषाण ये विदेशी शासक हुए हैं मौर्योत्तर काल में। तो एक एक करके इनको देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सारे देशी शासकों को, कौन कौन से देशी शासक हुए हैं मौर्योत्तर काल के, उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, मौर्य वंश के पतन के पश्चात उत्तर एवं दक्षिण भारत में कौन से 3 ब्राह्मण राजवंश स्थापित हुए थे। तो आप बताएंगे शुंग, कर्ण और सातवाहन वंश, ये 3 ब्राह्मण वंश स्थापित हुए थे। अगला क्वेश्चन बनता है, मौर्य वंश के पतन के पश्चात वैदिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, शत्रु देशी राष्ट्रीय राजनीति तथा परंपरा के अनुरूप जीवन का पुनर्स्थान किस राजवंशों ने किया था। तो शुंग, कर्ण और सातवंशों ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है, किस काल को वैदिक प्रतिक्रिया व पुनरुत्थान का काल कहा जाता है। तो आप बताएंगे मौर्योत्तर काल को वैदिक प्रतिक्रिया और पुनरुत्थान का काल कहा जाता है। तो हमारा पहला वंश स्टार्ट होता है शुंग वंश। शुंग वंश को कंप्लीट देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुंग वंश में बनता है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की थी। तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। फिर क्वेश्चन बनता है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शुंग राजवंश की स्थापना कब की गई थी। तो आप बताएंगे 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शुंग राजवंश किस कुल से संबंधित है। तो आप बताएंगे ब्राह्मण कुल से संबंधित है। अब देखते हैं शुंग राजवंश के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन थे, जहां से हमको पता चलता है कि शुंग वंश के बारे में। तो पहला आता है मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण से हमको शुंग वंश के बारे में पता चलता है। हर्षचरित से पता लगता है। पतंजलि का महावास, उससे भी शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास कृत मालविका मित्रम, इससे भी प्राप्त होती है। जैन ग्रंथ थेरावली से, जिसको मेरुतंग भी कहा जाता है, वहां से भी हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है। हरिवंश से मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से भी हमको शुंग वंश की राजवंश की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों से कौन कौन से ऐसे लेख थे जहां से हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो अयोध्या लेख से मिलती है, बेशनगर का लेख वहां से मिलती है, और भरूच लेख से शुंग वंश की जानकारी हमको मिलती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे। तो आप बताएंगे पतंजलि थे। कौन? पतंजलि थे। किस ग्रंथ में यवन आक्रमण की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि यवनों ने साकेत तथा माध्यमिका को रौंद डाला था। तो महाभाष्य में ये बताया गया है। किसमें? महाभाष्य में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में विवरण मिलता है कि यवन आक्रांता साकेत, पांचाल, मथुरा, कुसुमध्वज, जिसको पाटलिपुत्र तक आक्रमण किए थे। तो गार्गी संहिता में ये बात कही गई है। यवन आक्रांताओं ने कहाँ कहाँ आक्रमण किए थे, इसमें किसमें? गार्गी संहिता में मिलता है।
फिर अगला क्वेश्चन आता है अयोध्या लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया था, तो आप बताएंगे धनदेव ने। किसने? धनदेव ने उत्कीर्ण करवाया था अयोध्या लेख को। फिर अगला क्वेश्चन आता है पुष्यमित्र संघ के समय कौशल प्रांत का राज्यपाल कौन था, तो आप बताएंगे धनदेव था। कौन? धनदेव था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं किस लेख से यह विवरण मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो अयोध्या लेख से हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन फिर आता है पुराणों में पुष्यमित्र शुंग को कितने वर्ष तक शासन करने का उल्लेख किया गया है, तो 36 वर्ष तक शासन करने का उल्लेख मिलता है हमको पुराणों में। नेक्स्ट है पुष्यमित्र संघ ने किस नगर को अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था, तो आप बताएंगे विदिशा को बनाया था। किसको? विदिशा को। फिर अगला क्वेश्चन आता है पुष्यमित्र संघ के शासनकाल के समय यवनों के आक्रमण के संदर्भ में जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, तो पहला है महाभाष्य, दूसरा है गार्गी संहिता और तीसरा है मालविका मित्र जो कि कालिदास ने लिखी है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास वह कौन सा शुंग राजवंश का नवा शासक था जिसके दरबार में यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में आया था, तो भागवत अथवा भागभद्र के शासनकाल में हेलियोडोरस विदिशा में आया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे देवभूति या देवभूमि। दूसरा नाम क्या था? देवभूमि। ये शुंग वंश का अंतिम शासक था। फिर अगला क्वेश्चन आता है शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके किसने शुंग राजवंश की समाप्ति की थी, तो आप बताएंगे वासुदेव ने। किसने? वासुदेव ने हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन आता है कण्व वंश। क्या? कण्व वंश। कण्व राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे वासुदेव ने की थी। किसने? वासुदेव ने की थी। कण्व राजवंश की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताएंगे संभवतः 72 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार कण्व वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था, तो आप बताएंगे वासुदेव ने किया था, भूमिमित्र ने किया था, नारायण ने किया था और सुशर्मा ने किया था। तो 4 शासक हुए थे कण्व वंश में। कण्व राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे सुशर्मा था। कण्व राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र थी। कण्व राजवंश की समाप्ति कब हुई, तो आप बताएंगे 27 ईसा पूर्व में कण्व वंश की समाप्ति हो गई थी। अब देखते हैं शुंगकालीन संस्कृति के बारे में, सामाजिक जीवन कैसा था उसको देखते हैं शुंग काल में। तो पहला था शुंगकालीन सामाजिक जीवन किस पर आधारित था, तो आप बताएंगे वर्णाश्रम पर आधारित था। किस पर? वर्णाश्रम पर। फिर अगला क्वेश्चन आता है शुंगकालीन संस्कृति में वर्णाश्रम धर्म तथा संस्कारों का पालन करने वाले लोग क्या कहलाते थे, तो आप बताएंगे व्रत कहलाते थे, वृषल कहलाते थे अथवा शंकर कहलाते थे। व्रत, वृषल और शंकर कहलाते थे। शुंगकालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो आप बताएंगे अच्छी थी। कैसी थी? अच्छी थी। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं शुंगकालीन महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। तो पहला तथ्य है शुंगकालीन समाज में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित था। नेक्स्ट है उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था जिसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। निम्न वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता था जिसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। शुंगकालीन संस्कृति में संगोत्र तथा संपिंड विवाह वर्जित थे एवं तलाक प्रथा भी समय पर वर्जित थी। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था बताया था। अब देखते हैं शुंगकालीन में आर्थिक जीवन कैसा था उसके बारे में देखते हैं। तो शुंगकालीन में आर्थिक जीवन कैसा था? शुंगकालीन समाज के लोगों का आर्थिक जीवन किस पर निर्भर करता था, तो आप बताएंगे कृषि तथा पशुपालन पर निर्भर करता था। फिर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को। शुंगकालीन महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। शुंगकालीन संस्कृति में व्यापार उन्नत स्थिति में था। इस समय विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे जैसे मालाकार, स्वर्णकार, लौहकार, ताम्रकार, जौहरी, कुम्हार, चर्मकार, चित्रकार, रंगरेज, दर्जी, जुलाहे, रथकार आदि ये विभिन्न व्यवसाय प्रचलित थे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, वैशाली, तक्षशिला, वाराणसी आदि प्रमुख व्यापार के नगर थे। फिर आता है भृगुकच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे। कौन थे? भृगुकच्छ, सुपारक, ताम्रलिप्ति ये क्या थे? बंदरगाह थे शुंगकाल के दौरान। फिर आता है अगला क्वेश्चन पोत निर्माण का इस काल में प्रमुख व्यवसाय था। पोत निर्माण भी शुंगकाल के दौरान होता था।
इस समय रेशमी वस्त्र, हीरे जवाहरात, हाथी के दांत की वस्तुएं तथा गर्म मसाले निर्यात किए जाते थे। इस समय व्यापार विनियमन नियमित सिक्कों द्वारा होता था, सिक्के का यूज होने लग गया था। स्वर्ण मुद्रा को निष्क, दिनार, सुवर्ण, स्वर्ण मसिक कहा जाता था, जबकि तांबे के सिक्के को कासारपड़, शुंग काल में क्या कहा जाता था? कासारपड़, कई बार एग्जाम में पूछा है। और चांदी के सिक्कों को पुराण कहा जाता था, अथवा धारण भी कहते थे। पुराण पुराण और धारण किसको कहते थे? चांदी के सिक्कों को। तांबे के सिक्कों को कासारपड़ कहते थे। ठीक है, अब देखते हैं धार्मिक दशा कैसी थी शुंग काल के दौरान, उसको देखते हैं। शुंग काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण का काल माना जाता है। वैदिक अनुष्ठानों पर बल दिया जाने लगा। इसी समय यह सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि जीव ही जीव का आहार है। इसी समय भागवत धर्म का उदय भी हुआ था। इसी समय मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुआ, जिसमें तोसा नामक किसी विदेशी स्त्री के संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध की मूर्तियां की स्थापना की चर्चा मिली है। शुंग काल धार्मिक सहिष्णुता का काल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं भाषा और साहित्य के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, उसको देखते हैं। तो शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया था। दूसरा है, संस्कृत भाषा को स्थिर रखने के लिए पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य लिखा है। और पाणिनि ने क्या लिखा है? बुक अष्टाध्यायी लिखी है। ये याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछी गई। महाभाष्य के अतिरिक्त मनुस्मृति का वर्णन वर्तमान स्वरूप में इसी युग का संभवतः रचा गया था। महाभाष्य के अतिरिक्त मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप भी इसी युग में रचा गया था। अब देखते हैं स्थापत्य कला कैसी थी शुंग काल की, उसको देख लेते हैं। शुंग नरेशों के शासनकाल में कला एवं स्थापत्य कला की स्थिति कैसी थी? तो आप बताएंगे उन्नत स्थिति थी। शुंगकालीन कला की विषय वस्तु क्या थी? तो आप बताएंगे लौकिक जीवन से संबंधित थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने किस स्थानों से प्राप्त हुए? तो आप बताएंगे भरूच, सांची, बेसनगर और बोधगया से प्राप्त हुए। कहां से? भरूच, सांची, बेसनगर और बोधगया से प्राप्त हुए शुंगकालीन कला के उत्कृष्ट नमूने। शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे स्तूपों को माना जाता है। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे कनिंगम महोदय ने की थी। किसने? कनिंगम ने भरूच स्तूप की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, कनिंगम महोदय ने भरूच स्तूप की खोज कब की थी? तो आप बताएंगे 1873 ईस्वी में भरूच स्तूप की खोज की गई थी। भरूच स्तूप की पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण किस काल में हुआ? तो आप बताएंगे शुंग काल में हुआ था। किसमें? शुंग काल में। भरूच स्तूप के पूर्वी तोरण पर उत्कीर्ण लेख में शुंग शासक के नाम का उल्लेख मिलता है। किसका? धनभूति का मिलता है। किसका? धनभूति का। अगला क्वेश्चन बनता है, बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर निर्मित पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ? तो आप बताएंगे शुंग काल में हुआ था। किसमें? शुंग काल में। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, सांची के महास्तूप की पाषाण वेदिका का निर्माण किस काल में हुआ? तो आप बताएंगे शुंग काल में हुआ। बेसनगर विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ का निर्माण किस काल में हुआ? तो शुंग काल में हुआ था। शुंग काल में निर्मित बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आप बताएंगे कौशाम्बी से प्राप्त हुई थी। अब देखते हैं मनुस्मृति में क्या क्या लिखा है, उसके बारे में देखते हैं। तो भारत की सर्व प्राचीन तथा सर्व प्रसिद्ध स्मृति मनुस्मृति का कालक्रम 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात मौर्योत्तर काल माना जाता है। मनुस्मृति ग्रंथ को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। मनुस्मृति 1776 में अनुवाद किस नाम से किया गया? तो अकॉर्ड ऑफ जेंटू इंदुला, इस नाम से इसका कोड किया था, अनुवाद किया गया था, एक कॉड ऑफ जेंटू हिंदुला के नाम से। मनुस्मृति एक कॉड ऑफ जेंटू हिंदुला के नाम से अनुवाद किसने किया था? तो बताएंगे नेथेलियल हेलेहेड ने किया था। किसने? नेथेलियल हेलेहेड ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास,
मौर्य मनुस्मृति में चारों वर्णों के कर्तव्यों का विवरण इस प्रकार दिया गया है। तो ब्राह्मण का काम क्या होता था? अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन और दान करना, ये ब्राह्मण का कार्य था। क्षत्रिय का कार्य बताया, क्षत्रिय का प्रधान कर्तव्य रक्षा, राज्य की रक्षा के लिए था। वैश्य का था व्यापार और वाणिज्य करना। शूद्र का काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। ये शूद्र का काम बताया गया मनुस्मृति में। अब मनुस्मृति के टीकाकार देखते हैं। तो भरूची, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट, नारायण और मेघातिथि ये टीकाकार रहे हैं। मनु ने आचार संस्कृति के 4 क्षेत्रों को विविध किया है। ब्रह्मावत, सरस्वती तथा दृष्टिदिति के बीच के भाग को ब्रह्मावत कहा गया है। ब्रह्म ऋषि देश किसको बोला गया है? तो यमुना, गंगा यमुना के मध्य का भाग कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन जनपद को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया है। मध्य देश में हिमालय, बिंद, सरस्वती, प्रयाग के बीच का प्रदेश क्या? मध्य देश कहलाया। और फिर आर्यावर्त, 2 पर्वतों तथा पूर्वों पर समुद्र के बीच के भाग को आर्यावर्त कहा है मनुस्मृति में। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास अगला पॉइंट आता है। मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जों को संबंध में सत्य कथन क्या क्या है? तो पहला आता है, वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विज के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 दर्जा नीचे की महिला से जन्मे बच्चों को शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था। यदि महिला का दर्जा पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जे के नीचे का रखा जाता था। तो ये मनुस्मृति में बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके साथ, धर्मशास्त्र के रचनाओं के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो इन 4 वर्णों और सामाजिक जीवन के मापदंडों का संदर्भ है। दूसरा है, इसमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है। और तीसरा पॉइंट है, इसमें जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण का धर्म का पालन करे। ये धर्मशास्त्र में बताया गया है। अब देखते हैं विविध में क्या क्या बताया गया है। विविध देखते हैं, किस हिंद एवं शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो आप बताएंगे स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। दूसरा क्वेश्चन बनता है, मौर्योत्तर काल के किस शासक के सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं? तो अगाथोक्लीज के सिक्कों पर वासुदेव और संकर्षण दोनों के चित्र अंकित हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, किस अभिलेख में रुद्रदावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किस राज्य में जारी किए गए? तो आप बताएंगे कुषाणों ने जारी किए थे। अगला क्वेश्चन आता है, युद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो आप बताएंगे कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के रवतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख मिलता है? तो आप बताएंगे साकेत का मिलता है, कौशाम्बी, पाटिलपुत्र और चंपा का उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में मिलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, तक्षशिला विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा किसने प्राप्त की थी? तो आप बताएंगे चरक और जीवक ने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया? तो पान चाऊ ने हराया था। किसने? पान चाऊ ने। बाल विवाह की प्रथा कब से प्रारंभ हुई थी? तो आप बताएं कुषाण काल से प्रारंभ हुई थी। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे बुद्ध की प्रतिमा के लिए बामियान प्रसिद्ध है। किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का संदर्भ है? तो गंधार की मूर्ति कला में हरित स्तरित चट्टान सिल्ट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन, पूर्वी रोमन शासक जस्टिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि में था। किसमें? विधि में। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो बताएंगे 81 ईस्वी सन है। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? तो 78 ईस्वी में किया गया था। विक्रम एवं शक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम एवं शक संवतों में कितने वर्षों का अंतर था? तो बताएंगे 135 वर्ष का अंतर था।
फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्यतः वर्ष की तिथियों में एक तदनुरूप है तो 22 मार्च अथवा 21 मार्च, ये सिमिलर है। नेक्स्ट है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, तो आप बताएंगे 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक कुषाण देवकुल जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी, कहाँ मिला, तो आप बताएंगे मार्च से मिला था। कहां से, मार्च से मिला था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी में उल्लेखित दक्षिणापर्त के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि किस स्थान पर संबंधित थे, तो प्रतिष्ठान एवं तगर से। किससे, प्रतिष्ठान एवं तगर से संबंधित थे। युद्धों में अपने टकसाल की स्थिति 21 स्थान पर स्थापित किए थे, तो आप बताएंगे रोहतक और सुनेत में स्थापित किए थे युद्धों ने अपने टकसाल। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महारजस, रजतिरजस और देवपुत्रस कैसरस का उपयोग किस अभिलेख में हुआ, तो कनिष्क सेकंड आरा पाषाण लेख, जो कि 41 वर्ष इसमें किया गया है। अब हम देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। पहला क्वेश्चन आता है, आंध्र सातवाहन वंश के इतिहास का अध्ययन हम किन स्रोतों से माध्यम से करते हैं, तो आप बताएंगे साहित्य, विदेशी विवरण तथा पुरातत्व के माध्यम से हम सातवाहन वंश के स्रोतों का इतिहास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन साहित्य स्रोतों से सर्वप्रथम सातवाहनों की जानकारी प्राप्त हुई थी, तो पुराणों से प्राप्त हुई थी। सातवाहन इतिहास के अध्ययन के लिए कौन से पुराण महत्वपूर्ण है, तो मत्स्य और वायु पुराण से हमको सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, वायु पुराण में सातवाहनों को क्या कहा गया है, तो आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। पुराणों में किसे सातवाहन वंश का संस्थापक बताया गया, तो बताएंगे सिंधुक, शिशुक या शिप्रक को सातवाहन वंश का संस्थापक बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमुक ने किस कर्ण शासक की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी, तो बताएंगे आप सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन वंश का शासक किन क्षेत्रों से विस्तारित था, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सातवाहन वंश विस्तारित था। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो आप बताएंगे प्रतिष्ठान या पैठन में थी। कहाँ, प्रतिष्ठान या पैठन में थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सातवाहन राजवंश की राजकीय भाषा या लिपि क्या थी, तो आप बताएंगे प्राकृत या ब्राह्मी लिपि सातवाहन वंश की लिपि थी, राजकीय भाषा की लिपि थी। अब देखते हैं सातवाहन कालीन प्रमुख अभिलेख कौन कौन से थे, उसको देखते हैं। तो पहला अभिलेख था नागनिका या नागघाट, नानाघाट महाराष्ट्र के पूना जिले में स्थित ये लेख है। दूसरा है गौतमीपुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त 2 गुहालेख। तीसरा है गौतमी बलसरी का नासिक गुहालेख। और चौथा है वशिष्ठिपुत्र पुलमामी का नासिक गुहालेख, वशिष्ठिपुत्र पुलमामी का कारले गुहालेख, यज्ञश्री सतकर्णी का नासिक गुहालेख। ये यहाँ से हमको सातवाहन वंश की प्रमुख अभिलेख हैं। अब नेक्स्ट आता है, सातवाहनों के मूल निवास के संदर्भ में विद्वानों के मत क्या क्या थे, उसको देखते हैं। इधर विद्वान इधर मत। तो रैप्सन, स्मिथ और भंडारकर ने आंध्र प्रदेश बताया है उनका मूल स्थान। स्मिथ ने श्री काकालुम बताया है, भंडारकर ने धान्य कटक बताया है और सुकंतर ने बेलारी मैसूर बताया है। अब सतकीर्णी प्रथम, इसके बारे में देखते हैं। सतकीर्णी प्रथम कौन थे, सतकीर्ण प्रथम के बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, सातवाहन वंश का पहला यशस्वी राजा किसे माना जाता था, तो बताएंगे सतकर्णी प्रथम को माना जाता था। नेक्स्ट है, सतकर्णी प्रथम के शासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचनाएं किस अभिलेख से प्राप्त होती हैं, तो बताएंगे नागनिका या नायनिका नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, सतकर्णी प्रथम में किन यज्ञों का संपादन किया गया था, तो 2 अश्वमेध 1 राजसूय यज्ञ का संपादन
किया था। नेक्स्ट आता है आपके पास, सतकर्णी प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आप बताएंगे दक्षिणापति तथा अपरिहित चक्र की उपाधि धारण की थी। पुराणों के अनुसार सतकर्णी प्रथम तथा गौतमी पुत्र सतकर्णी के बीच शासन करने के कुल कितने सातवाहन राजाओं का विवरण मिलता है? तो 10 से 19 राजाओं का विवरण मिलता है। अब देखते हैं हाल कैसा था। तो सतकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहन वंश का कौन शासक बना जो अपनी शांति प्रियता के लिए जाना जाता है? तो हाल बना था। कौन? हाल बना था। नेक्स्ट देखते हैं, सातवाहन कुल वह कौन सा शासक था? सातवाहन कुल का वह कौन सा शासक था जो स्वयं बहुत बड़ा कवि तथा कवियों का विद्वान तथा आश्रयदाता था? तो हाल था। कौन? हाल था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ने प्राकृत भाषा में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बताएंगे गाथा गाथा सप्तशती की रचना की थी हाल ने। नेक्स्ट है, हाल के राज दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो बताएंगे कुडाड्य और सर्ववर्मन रहते थे। कौन? कुडाड्य और सर्ववर्मन। नेक्स्ट है, हाल के दरबारी विद्वान गुणांड और सर्ववर्मन ने किस ग्रंथों की रचना की थी? तो बृहत कथा और कातंत्र की रचना की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है। इसका शासनकाल था 106 से 130 ईसा पूर्व। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सातवाहन वंश के बनते हैं। तो सातवाहन वंश के किस शासक ने सातवाहनों की खोई हुई शांति शक्ति प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की थी? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का किस क्रम का शासक था? तो बताएंगे 23वें क्रम का शासक था। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की सैनिक सफलताओं एवं अन्य कार्यों की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो बताइए गौतमी बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। दूसरा, पुलवामी के नासिक गुहालेख से इसके बारे में पता चलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र सतकर्णी को वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बेड़ा कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी तथा बेड़ा कटक नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने राजाराज, महाराज, स्वामी आदि की उपाधियां धारण की थी। कई वाले यहाँ से उपाधियों से क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को पर्वतों का स्वामी कहा गया है। इस प्रशस्ति में बतलाया गया है कि उसने घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। उसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने आज कालकिया तथा कार्ले के बौद्ध भिक्षु संघ को कौन सा ग्राम दान में दिया था? तो करजक नामक ग्राम को बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। नेक्स्ट है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो नैपान को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी के संदर्भ में कथन है कि उसने शक, यवन तथा पहलवों का विनाश किया था, क्षयरात कुल का उन्मूलन किया एवं सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया? तो पुलमावी के नासिक अभिलेख में यह प्राप्त होता है, इसकी जानकारी मिलती है। किस स्थल से प्राप्त मुद्राओं के आधार पर यह सिद्ध होता है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने क्षयरात शासक नहपान को पराजित किया था? तो जोगलथम्बी मुद्रा भांड नासिक से हमको इसके बारे में पता चलता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, गौतमी पुत्र सतकर्णी का शासन किन क्षेत्रों तक था? तो बताएंगे उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम कोंकण तक फैला हुआ था। नेक्स्ट है, किस सातवाहन शासक को द्विज तथा द्वेतर जातियों के कुलों का वर्णन करने वाला या द्विजावर कुटुंब विभेदन कहा गया है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है। गौतमी पुत्र सतकर्णी कुल कितने वर्षों तक शासन किया? तो 24 वर्षों तक शासन किया था गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। नेक्स्ट देखते हैं, अगला शासक है विशिष्टिपुत्र पुलवामी, लगभग 130 से 154 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था।
तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद सातवाहन वंश का कौन शासक बना, तो आप बताएंगे वशिष्ठिपुत्र पुलमावी बना था। नेक्स्ट है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को पुराणों में क्या कहा गया है, तो बताएंगे पुलोमा या पुरोमानी अथवा पुलोमावी कहा गया है। किस सातवाहन शासक को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया है, तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को आंध्र सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। हम नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में। तो पहला आता है पुराणों के अनुसार वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने लगभग 130 से 159 तक शासन किया था। उसके कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था, जो सातवाहन की नौसेना शक्ति का प्रमाण था। उसी के काल में अमरावती के एक स्तूप का संवर्धन हुआ था। पुराणों में पुलमावी के बाद शिवश्री सतकर्णी और शिव स्कंद सातकर्णी का उल्लेख मिलता है, जो कि राजा हुए थे। अब अगला आता है यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में देखते हैं, जिनका शासनकाल 165 से 193 ईस्वी तक रहा है। सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था, यज्ञश्री सतकर्णी था। फिर आता है यज्ञश्री सतकर्णी के कुल कितने वर्षों तक शासन चला, तो 27 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट है किस सातवाहन शासक के सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण था, तो बताएंगे यज्ञश्री सतकर्णी का सिक्कों पर जलपोत का चिन्ह उत्कीर्ण था। अब देखते हैं सातवाहन वंश साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ, उसके बारे में देखते हैं। सातवाहन साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण पश्चिम भारत में किन राजवंशों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, तो इक्ष्वाकु जो कि श्री पर्वतीय आंध्र कहलाए, आभीर जो कि नासिक प्रदेश में कहलाए महाराष्ट्र में। फिर आता है चाटु सातकर्णी वंश जो कुंतल प्रदेश कर्नाटक में स्थापित हुए। नेक्स्ट है पुराणों में यज्ञश्री सतकर्णी के पश्चात किन सातवाहन शासकों के नामों का उल्लेख मिलता है, तो विजय, चंद्रश्री और पुलोमा का उल्लेख मिलता है यज्ञश्री के बाद। आभीर वंश की स्थापना किसने की थी, तो ईश्वर सेन ने की थी। किसने, ईश्वर सेन ने। कुलचरी चेदी संबंध की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे ईश्वर सेन ने कलचुरी चेदी संबंध की स्थापना की थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, ईश्वर सेन की कलचुरी चेदी संबंध की स्थापना कब हुई थी, तो बताएंगे 248 से 249 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। पुराणों में इक्ष्वाकु वंश शासकों को क्या कहा गया है, तो बताएंगे श्री पर्वती या श्री पर्वत का शासक कहा गया है, या आंध्रभृत या आंध्रों का नौकर कहा गया है। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे श्री शांतमूल ने की थी। किसने, श्री शांतमूल ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है इक्ष्वाकु वंशीय शासक किसके सामंत थे, तो आप बताएंगे सातवाहनों के सामंत थे। नेक्स्ट आता है आपके पास किस इक्ष्वाकु वंशीय शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो बताएंगे श्री शांतमूल ने अश्वमेध यज्ञ किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है इक्ष्वाकु वंशीय शासक किस मत के पोषक थे, तो आप बताएंगे बौद्ध मत के पोषक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इक्ष्वाकु शासन की समाप्ति किस राजवंश ने की थी, तो पल्लवों ने, जो कि कांची के राजा थे उन्होंने की थी, पल्लवों ने की थी। नेक्स्ट आता है सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे पुलमावी था, पुलमावी चतुर्थ। फिर ये कोई इंपोर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। अब देखते हैं शक सातवाहन संघर्षों के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट आता है किस शक शासक के काल में शक सातवाहन संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो नैपान या क्षयरात वंश के शासनकाल में ये संघर्ष प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था, तो आप बताएंगे नैपान एवं ऋषभदत्त या उसभदत्त को पराजित किया था। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन किस अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के संदर्भ में कथन उद्धत है कि 6 रातों का विनाश करने वाला, शक, यवन और पल्लवों का उन्मूलन करने वाला, सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला शासक नासिक प्रशस्ति में इसका उल्लेख मिलता है। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के समय सातवाहनों का संघर्ष किस शक के शाखा के साथ हुआ था, तो कारदमक। ठीक है, कारदमक शाखा के साथ उसका संघर्ष हुआ था। किसका, वशिष्ठिपुत्र पुलमावी का। नेक्स्ट है दक्षिणापथ स्वामी विशिष्टि पुलमावी
को किस शासक ने पराजित किया था? तो आप बताएंगे रुद्रदामन की कार्दमक शाखा द्वारा रुद्रदामन ने इसको पराजित किया था। नेक्स्ट आता है कलिंग का चेदी राजवंश के बारे में देखते हैं। तो कलिंग का चेदी राजवंश के बारे में पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कलिंग में चेदी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे महामेघ वाहन ने की थी। किसने? महामेघ वाहन ने चेदी राजवंश की स्थापना की थी। फिर आता है चेदी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? तो आप बताएंगे खारवेल था। कौन? खारवेल था। चेदी शासक खारवेल का शासनकाल कब से प्रारंभ हुआ? तो आप बताएंगे 44 ईस्वी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट आता है किस अभिलेख से खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है? तो बताएंगे हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको खारवेल के संदर्भ में विस्तृत जानकारी मिलती है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर अवस्थित है। चेदी शासक खारवेल किस मत का अनुयायी था? तो आप बताएंगे जैन मत का अनुयायी था। फिर अगला क्वेश्चन आता है चेदी शासक खारवेल ने किस स्थान से एक नहर का निर्माण करवाया? तो आप बताएंगे तंसुली से कलिंग तक एक नहर का निर्माण करवाया था चेदी शासक खारवेल ने। अब महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख से राजा खारवेल के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष से लेकर 13वें वर्ष तक के शासन का कार्यों का विवरण मिलता है। दूसरा है शासन के 11वें वर्ष खारवाल के पिथुंड नगर मद्रास के निकट गधाओं का हल चलवाया था। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि हाथी गुम्फा से प्राप्त हुए और मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास आता है चेदी शासक खारवेल की चक्रवृद्धि की उपाधि संबंधित जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे रानी के अभिलेख से हमको चक्रवृद्धि की उपाधि की जानकारी मिलती है। चेदी शासक खारवेल ने चक्रवृद्धि के अतिरिक्त कौन सी अन्य उपाधियां धारण की थी? तो आप बताएंगे राजऋषि, महाविजयराज, धर्मराज, भिक्षुराज और बृहदराज की उपाधियां चेदी शासक खारवेल ने धारण की थी। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख की उत्कीर्णन तिथि कब से कब मानी जाती? तो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है सातवाहन युगीन संस्कृति कैसी थी? संस्कृति उसको देखते हैं। तो पहला आता है शासन व्यवस्था कैसी थी? उसको देखते हैं। तो पहला आता क्वेश्चन यहाँ पर सातवाहन प्रशासन का स्वरूप कैसा था? तो आप बताएंगे राजतंत्रात्मक था। दूसरा क्वेश्चन बनता है सातवाहन नरेशों ने किस तरह की उपाधियां धारण की थी? तो राजन की थी, राजराज की थी, महाराज की थी, स्वामिन की उपाधि धारण की थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है सातवाहन रानियां किस तरह की उपाधियां धारण करती थी? तो देवी और महादेवी की उपाधि धारण करती थी। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास सातवाहन काल में किन 2 रानियों ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो नागनिका जो कि सतकर्णी की प्रथम रानी थी और गौतमी बलश्री जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता थी। इन्होंने सक्रिय राजकीय में भाग लिया था। नेक्स्ट है सम्राट की सहायता के लिए किस अधिकारियों का सामान्य वर्ग होता था? तो अमात्यों का होता था। किसका? अमात्यों का। महारथी तथा महाभोज जैसे बड़े सामंतों का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो कार्ले और कनेरी के अभिलेख से हमको प्राप्त हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन आता है महरथी तथा महाभोज किस क्षेत्र के सामंत थे? तो आप बताएंगे उत्तरी और कोंकण क्षेत्र के। महारथी महाभोज किस सामंत थे? उत्तरी कोंकण के। फिर आता है सामाजिक दशा कैसी थी? उसको देखते हैं। सातवाहन युगीन सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आप बताएंगे वर्णाश्रम धर्म पर आधारित थी। दूसरा क्वेश्चन बनता है सामाजिक व्यवस्था में कौन सा वर्ण सबसे ऊपर था? तो आप बताएंगे ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर था। सातवाहन नरेशों ने किस सामाजिक व्यवस्था को रोकने का प्रयास किया था? तो आप बताएंगे वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है सातवाहन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी? तो आप बताएंगे अच्छी थी। नेक्स्ट आता है आपके पास पॉइंट सातवाहन समाज में महिलाओं की अच्छी स्थिति किस तरह से प्रदर्शित होती है? तो आप बताएं शासकों का नाम मातृ प्रधान होता था। कैसा? शासकों का नाम मातृ प्रधान होता था।
धार्मिक दशा कैसी थी उसको देखते हैं, सातवाहन के टाइम उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सातवाहन नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो आप बताएंगे वैदिक या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सातवाहन राज परिवार की महिलाएं किस धर्म को प्रश्रय देती थी? तो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, किस सातवाहन नरेश ने अश्वमेघ एवं राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? तो आप बताएंगे सतकर्णी प्रथम ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में क्या कहा गया है? तो वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सातवाहन नरेशों की अन्य धर्म की प्रति कैसी थी? तो धार्मिक सहिष्णुता थी, अन्य धर्मों के प्रति नीति थी कैसी? धार्मिक सहिष्णुता। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपने को किस रूप में स्वीकार किया? तो कृष्ण, बलराम और संघर्षण के रूप में। नेक्स्ट आते हैं आपके पास क्वेश्चन आता है, सातवाहन काल में धर्म के प्रधान केंद्र कौन कौन से थे? तो आप बताएंगे अमरावती, नागार्जुनिकोंड और श्रीशैल, ये सातवाहन काल के धर्म के प्रधान केंद्र थे। किन स्थलों पर सातवाहन शासकों द्वारा अनेक स्तूप, चैत्य और विहार बनवाए गए थे? तो नागार्जुनकोंड और जगैक पेट में करवाए गए थे। अब हम देखते हैं आर्थिक दशा कैसी थी सातवाहन वंश के समय। तो पहला क्वेश्चन आता है, सातवाहन काल की आर्थिक दशा कैसी थी? तो आप बताएंगे आर्थिक संपन्नता की दशा थी। दूसरा है भारत में भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेख स्वरूप किस काल से प्राप्त होता है? तो बताएंगे सातवाहन काल से, प्रथम ईसा पूर्व प्रथम सती में प्राप्त होता है। सातवाहन काल में कृषि उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन काल में बाह्य व्यापार किन देशों के साथ होता था? तो बताएंगे श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और रोम के साथ बाह्य व्यापार सातवाहन काल में होता था। सातवाहन काल में पूर्वी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो आप बताएंगे कंडकोसली और कोंतूर और अल्लो सिंगे ये प्रमुख बंदरगाह अवस्थित थे। सातवाहन काल में पश्चिमी दक्कन के तट पर कौन कौन से बंदरगाह अवस्थित थे? तो आप बताएंगे बेरीगाजा, जिसको बड़ौच कहा गया है, फिर सोपारा और कल्याण, ये पश्चिमी दक्कन के क्षेत्र में अवस्थित बंदरगाह थे। अब हम देखते हैं कला और संस्कृति एवं भाषा के बारे में। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा की लिपि क्या थी? तो आप बताएंगे महाराष्ट्री प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि थी। अगला है, कौन सा सातवाहन शासक स्वयं महान कवि एवं विद्वान था? तो हाल था। कौन? हाल। किस सातवाहन शासक ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीत काव्य की रचना की थी? तो हाल ने की थी। किसने? हाल ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके पास, गुणाढ्य, सर्ववर्णन जैसे उच्च कोटि के विद्वान किस सातवाहन शासक के दरबार में थे? तो आप बताएंगे हाल के दरबार में थे। गुणाढ्य और बृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में लिखी गई? तो बताएंगे पैशाची प्राकृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, किस अभिलेख में सातवाहन रानी ने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया है? तो कनेरी अभिलेख में संस्कृत